Assalamualaikum. Welcome back to my channel. First of all, many congratulations to all those students जिन्होंने पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में अपना एडमिशन सिक्योर किया है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में, ख़ास तौर पर पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस में किस तरह की लाइफ होती है और आपकी किस तरह की रूटीन होगी। आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और होना भी चाहिए, बिकॉज़ इस मोमेंट के लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत की है और इस मोमेंट का वेट किया है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेडिकल कॉलेज में जाकर आपकी किस तरह की लाइफ होगी, आपकी डेली रूटीन क्या होगी, आपके एग्ज़ाम्स का क्या स्केड्यूल होगा, आपको किस तरह पढ़ाई करनी पड़ेगी, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, मेडिकल कॉलेज में कितने इवेंट्स होते हैं, कितना फ़न होता है और कितनी पढ़ाई होती है। ये सारे जो आपके डाउट्स हैं मेडिकल कॉलेज के बारे में, वो आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि फ़र्स्ट वीक कैसा होगा आपका मेडिकल कॉलेज का। तो पहले वीक में कोई पढ़ाई नहीं होती है, आपको बुक्स ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ख़ुद मेडिकल कॉलेज जाने के एक हफ़्ते के बाद सीनियर्स की गाइडलाइंस के बाद बुक्स ख़रीदी हूँ। तो अभी आपको बुक्स, कुछ बच्चे होते हैं ना, कहते हैं कि मैं मेडिकल कॉलेज के पहले दिन सारी बुक्स लेकर जाऊँगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आपने मेडिकल कॉलेज जाने से पहले तो बुक्स बिल्कुल भी नहीं ख़रीदनी है। पहले आप मेडिकल कॉलेज जाएंगे, वहाँ पर आपका एक ओरिएंटेशन वीक होता है। पहले वीक में आपकी कोई पढ़ाई नहीं होती है, आपकी वाइट कोट सेरेमनी होगी, ठीक है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में पहले ही दिन वाइट कोट सेरेमनी हो जाती है। अगर पहले दिन नहीं होती है तो आपकी पहले हफ्ते में हो जाएगी वाइट कोट सेरेमनी, और वो आपने ज़रूर अटेंड करनी होती है, बिकॉज़ वो आपका एक लाइफ का एक बेस्ट मोमेंट होता है, कह लें, क्योंकि आप डॉक्टर बन चुके होते हैं। वाइट कोट सेरेमनी में आपके पेरेंट्स भी इनवाइटेड होते हैं और वहाँ पर आपको वाइट कोट पहनाया जाता है और उसके बाद आपका एक ओथ लिया जाता है आपसे। तो वहाँ पर आप लोग अपनी बहुत सारी मेमोरीज़ बनाते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, तो वो सेरेमनी आपने मिस नहीं करनी है। उसके बाद आपका ओरिएंटेशन वीक स्टार्ट होगा। आपको कैंपस दिखाया जाएगा, आपको हॉस्पिटल का विज़िट कराया जाएगा, आपको कॉलेज में जो लैब्स हैं या क्लासरूम्स हैं, लेक्चर हॉल्स हैं, वो सारे दिखाए जाएंगे। तो आपने इन सारी जो टाइम है इसको एंजॉय करना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। और जिस तरह मतलब बाकी सारे स्टूडेंट्स इस टाइम को एंजॉय कर रहे होंगे, आपने भी इस टाइम को एंजॉय करना है। कैंपस को एक्सप्लोर करें, ठीक है, हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करें, और उसके बाद पढ़ाई की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि पढ़ाई आपकी उसके बाद आपने सारा साल पढ़ाई ही करनी है, ठीक है। तो पहले वीक में आपने ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है, कि आपका कैंपस किस तरह का है, आपके क्लासरूम्स किस तरह के हैं, आपका यहाँ पर किस किस्म का इन्वायरमेंट है, और इस टाइम को फुल आपने एंजॉय करना है। मेडिकल कॉलेज में फ़र्स्ट वीक गुजारने के बाद अगली परेशानी जो स्टूडेंट्स को लाहक होती है वो होती है कि बुक्स कौन सी ख़रीदनी है। तो ये बात याद रखें कि आपने सारी बुक्स नहीं ख़रीदनी होती हैं, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज में आप बुक्स पढ़ते हैं, ख़ास तौर पर जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं और आपने वो सारी नहीं पढ़नी होती हैं, तो इसलिए उनको सारी को मत ख़रीदें। बुक्स जब आपने लेनी हो तो आपने अपने सीनियर्स की गाइडलाइंस लेनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सीनियर्स भी वो जो कि आपको पता हो कि पढ़ाई में अच्छे हैं, या वो सीनियर्स जो कि अच्छे नंबरों से पास होते हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में दो तरह के सीनियर्स होते हैं। एक वो जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, और एक वो होते हैं जो अच्छे नंबरों के लिए पढ़ते हैं। तो आपने पहले ये देखना है कि जिस सीनियर से आप गाइडलाइंस ले रहे हैं उसका अपना रिज़ल्ट किस तरह का आ रहा है, क्या वो अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं या सिर्फ पास हो रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ाई के लिए या बुक्स के लिए आपने जब भी गाइडलाइंस लेनी है तो आपने उन सीनियर से गाइडलाइंस लेनी है जो कि जिनका अपना रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, ठीक है, वरना आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, परेशानी होगी। तो बुक्स के लिए आपने सीनियर्स को कंसल्ट करना है, उनसे आपने पूछना है। आप लोगों के जो जूनियर्स की जब आपकी क्लास जाएगी तो आप लोगों के क्लास ग्रुप्स बन जाएंगे, जिसमें आपके सीनियर्स भी ऐड होंगे और वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे कि आपने किस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक्स बाय करनी है। इसके अलावा कुछ बुक्स जो होती हैं वो आपने बाय नहीं करनी होती हैं, उसका आपने सिर्फ पीडीएफ वर्जन अपने पास रखना होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपने उस बुक्स में से पढ़ने होते हैं, बाकी सारा आपने बाकी बुक से पढ़ना होता है। तो जो बुक्स आपको टीचर्स और सीनियर्स रेकमेंड करें, ज़्यादा मैं कहूँगी कि जो सीनियर्स रेकमेंड करें, क्योंकि टीचर्स हमेशा यही कहते हैं कि आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें, लेकिन स्टैंडर्ड बुक का ये इशू होता है कि वो बहुत ज़्यादा लेंथी होती हैं। तो कुछ सब्जेक्ट्स तो हैं जिनकी स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़नी चाहिए, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी रिव्यू बुक्स होती हैं। तो स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ते हो नॉलेज के लिए, लेकिन उसके बाद जो आप रिवीजन करते हो वो आप दूसरी बुक से करते हो। तो ये सारी जो गाइडलाइंस हैं ये आपको आपके सीनियर्स देंगे। तो बुक्स आपने सीनियर से पूछ लेनी है, अपने जो भी आपका मेडिकल कॉलेज है उसके जो सीनियर्स हैं उनसे आपने पूछ लेनी है कि आपने कौन कौन सी बुक्स ख़रीदनी है। तो बुक्स लेने के बाद फिर अब नेक्स्ट मरहला आता है कि आपने पढ़ाई किस तरह से शुरू करनी है।
ओके, तो नेक्स्ट बात आती है कि अब आपने पढ़ाई किस तरह से स्टार्ट करनी है। मोस्टली मेडिकल कॉलेज में अब मॉड्यूलर सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, तो अब आप लोगों का जब आप जाएंगे तो आपका 1 या 1.5 महीने के बाद मॉड्यूल होगा, ठीक है। यानी आपने इस टाइम में जितना भी पढ़ा होगा, यूजुअली आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे, वो जो मेन सब्जेक्ट्स होंगे वो आपके एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी होगा। इसके अलावा आपके माइनर सब्जेक्ट्स भी होंगे, लेकिन उसका आपका कम पोर्शन होगा। जो आपने मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे वो यही 3 पढ़ने होंगे, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो अब आपने इसको पढ़ना किस तरह से है, अब उस 1.5 माह के अंदर या 1 माह के अंदर आपको जितना भी लेक्चर्स में पढ़ाया गया होगा उस सब का आपका एक एग्ज़ाम होगा, एक टेस्ट होगा, ठीक है। तो अब आपने पढ़ाई करनी किस तरह स्टार्ट है, जब आपने 1-2 हफ़्ते मेडिकल कॉलेज में एक्सप्लोर कर लिया अपने कैंपस को और आपने इंजॉय कर लिया, तो उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। जब आपने बुक्स ख़रीद ली हैं तो उसके बाद जो आप पढ़ाई शुरू करें तो बेहतर है कि आप पहले प्रॉपर सीनियर्स की गाइडलाइंस लें कि पढ़ना किस तरह से है। यूट्यूब से देखें कि आपने किस तरह से कौन से सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना है। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पर मेडिकल के जो लेक्चर्स होते हैं वो अपलोड होते हैं, और इसके लिए मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगी कि आपने मेडिकल कॉलेज में स्टडी करनी किस तरह से है। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह वो इसी चीज़ के ऊपर होगी कि आपने किस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक ख़रीदनी है और आपने पढ़ाई करनी किस तरह से। अभी मैं आपको सिर्फ ब्रीफली बता देती हूँ कि कोई भी टॉपिक है, ख़ासतौर पर एनाटमी का जो टॉपिक है वो आपने वीडियो के बगैर नहीं पढ़ना। पहले आपने उसकी यूट्यूब से वीडियो देखनी है और उसको अच्छे से समझना है, उसके बाद आपने जाके उसको बुक से पढ़ना है। जहाँ तक बात है लेक्चर्स की, तो लेक्चर्स आपने ज़रूर अटेंड करने हैं, बिकॉज़ बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में अटेंडेंस का इशू बनता है बाद में, ठीक है। अगर आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं होती है तो फिर आपका एडमिशन नहीं जाता या आपको मॉड्यूल नहीं देने दिया जाता, ठीक है। तो इसलिए आपने लेक्चर्स को अटेंड करना है और लेक्चर्स में जो बातें टीचर्स बताएं वो भी आपने अच्छे से सुननी है, ताकि कभी कभी टीचर्स ऐसा करते हैं कि कोई ऐसी बातें बताते हैं जो बुक्स आप पढ़ रहे होते हैं उसमें वो नहीं होती हैं, और फिर वही बात टीचर जो है वो एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो इसलिए लेक्चर्स को भी आपने कोशिश करनी है कि गौर से सुनना है और अटेंड भी करने हैं लेक्चर्स। और पढ़ाई जो भी आप टॉपिक पढ़ें उसका पहले आपने यूट्यूब से लेक्चर लेना है, उससे आपका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक आपने किस तरह से पढ़ना है, इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप बुक से डायरेक्टली पढ़ें या आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, या आप उसकी जिस तरह मतलब आपको ईजी लगता है आप उस तरह से पढ़ें। और अभी शुरू में आपको ज़्यादा पढ़ाई की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे आपको अपने इर्द गिर्द स्टूडेंट्स नज़र आएंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देंगे शुरू में। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना है। आपने अपना स्केड्यूल बना के चलना है, किसी और को देख के नहीं चलना है, लेकिन अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, ठीक है। तो 1 या 2 हफ़्ते बाद आपने अगर पढ़ाई शुरू करनी भी है तो आप डेली के अगर 2 आवर्स भी पढ़ रहे हैं तो इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। उन स्टूडेंट्स को मत देखें जो पूरा पूरा दिन बैठ के पढ़ते हैं। आगे पूरा साल आपने पढ़ाई करनी है, तो अभी शुरू के दिनों में इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करनी। 2 घंटे या 3 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो इट्स मोर देन इनफ। अगला पॉइंट आता है कि सीनियर्स के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करें। बहुत सारे बच्चे मेडिकल कॉलेज जाने से पहले, ख़ास तौर पर जो हॉस्टलाइट्स होंगे, वो इस चीज़ से डर रहे होते हैं कि हमारी रैगिंग होगी या पता नहीं किस तरह का इंटरेक्शन होगा सीनियर्स के साथ। तो ये बात बिल्कुल सच है कि मेडिकल कॉलेजेस में रैगिंग होती है, ठीक है। ख़ास तौर पर जो बॉयज़ हॉस्टल है वहाँ पर रैगिंग होती है, गर्ल्स हॉस्टल में भी होती है। तो सबसे पहले तो आपने पोलाइट रहना है, रिस्पेक्टफुल रहना है, ठीक है। किसी के साथ आपने बिला वजह लड़ाई नहीं करनी है। और अगर किसी भी चीज़ से आप अनकंफर्टेबल हैं तो जस्ट टेल देम पोलाइटली कि यू आर अनकंफर्टेबल विद इट, ठीक है। बिला वजह का ओवर स्मार्ट या ओवर कॉन्फिडेंट बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर इस तरह के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बाद में उनको परेशानी का सामना होता है। और कोशिश करें कि अच्छे सीनियर्स को कंसल्ट करें अपनी स्टडीज़ के लिए, या कोई भी आपको मसला है तो उसके लिए आप अच्छे सीनियर्स को कंसल्ट करें। ख़ास तौर पर जो आपके अपने होम टाउन के सीनियर्स हैं, अपने सिटी के सीनियर्स हैं, उनके साथ आप पहले से ही कांटेक्ट कर लें, और ताकि अब वहाँ जाकर आपको कोई मुश्किल ना हो। वहाँ जाकर आप किसी को जानते हों एटलीस्ट। अगर वहाँ पर आपको हॉस्टल में या मेडिकल कॉलेज में कोई इशू होता है किसी भी तरह का, तो वहाँ पर आपका साथ देने के लिए कोई हो, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे सीनियर्स मिल जाते हैं मेडिकल कॉलेज में जाते ही, तो आपका जर्नी बहुत ईजी हो जाता है। वो अच्छे सीनियर्स आपको हर चीज़ में अच्छी तरह गाइड करेंगे, आपको स्टडीज़ में भी गाइड करेंगे, आपको हर चीज़ में गाइड करेंगे। तो कोशिश करें कि अच्छे सीनियर्स के साथ कंसल्ट करें जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड भी अच्छा हो और बाकी हर तरह से वो अच्छे हों, और आपको आपके साथ पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली बिहेव करें। बारी आती है को करिकुलर एक्टिविटीज़ की। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपका स्पोर्ट्स वीक होगा, आपका स्टूडेंट वीक होता है जिसमें डिफरेंट डिबेट्स होती हैं, डिफरेंट यानी आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं, लिटरेरी सोसाइटी होती है, ड्रामा सोसाइटी होती है,
और बहुत सारा वॉलंटियर वर्क भी होता है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने ज़रूर पार्टिसिपेट करना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको थोड़ा स्ट्रेस भी कम होगा पढ़ाई का। लेकिन इन चीज़ों को आपने बैलेंस करना सीखना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा मगन हो जाएँ कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो, बिकॉज़ मेडिकल कॉलेज में आने का आपका जो मेन मकसद है वो पढ़ाई है, ठीक है। वो आपने एक अच्छा डॉक्टर बन के निकलना है और वो जब तक आप दिल लगाकर पढ़ाई नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप नहीं बन सकेंगे अच्छे डॉक्टर। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना है और बिलीव मी मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। आपका हर आए दिन कोई इवेंट हो रहा होता है, आपका हर आए दिन कोई नया कंपटीशन हो रहा होता है, तो उसमें ज़रूर आपने पार्टिसिपेट करना है। सिर्फ पढ़ाई तक ही महदूद नहीं रहना है, लेकिन इस दोनों चीज़ों को आपने बैलेंस करके चलना है। अच्छा, एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे बताना भूल गई कि मेडिकल कॉलेजेस में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये भी जानना होगा कि हम जाएंगे तो हमारे कौन से इवेंट्स होंगे। तो इतने ज़्यादा इवेंट्स होते हैं कि आप लोग थक जाते हैं इवेंट अटेंड कर कर के। आपका स्पोर्ट्स गाला होता है और इसके अलावा बहुत सारे आपका फ़न फेयर होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे इस तरह के इवेंट्स आते हैं। तो जो भी मतलब आपका इवेंट हो आपने उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना है, आपने उसको ज़रूर अटेंड करना है अपनी स्टडीज़ को बैलेंस करते हुए, ठीक है। जिस तरह की आपने एक ड्राई लाइफ गुजारी है अपने एफएससी में और 9th-10th में, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर आपको मेरिट बनाना था, आपको पढ़ाई करनी थी, उस तरह की ड्राई लाइफ नहीं होगी आपकी मेडिकल कॉलेज में। आपको इन्जॉयमेंट के लिए बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। आपको बहुत सारे इवेंट्स होंगे आपके, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होंगे आपके, तो उससे आपको आपका स्ट्रेस जो होगा वो कम होता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। तो अगर आप मैनेज करके चलेंगे स्टडीज़ को भी और इवेंट्स को भी तो आप बहुत अच्छा अपना टाइम गुजार लेंगे। लेकिन अगर आप किसी एक चीज़ पर ही फोकस करके बैठ जाएंगे तो फिर आप के लिए आगे जाकर मसला होगा। तो इसलिए बेहतर है कि अपनी स्टडीज़ को और इवेंट्स को दोनों को मैनेज करके चलें। ओके, अब बात करते हैं कि टेस्ट और एग्ज़ाम्स की। तो अपने आप को मेंटली तौर पर प्रिपेयर कर लें कि आगे चलकर आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ख़ास तौर पर जो आपका मॉड्यूलर सिस्टम है उसमें इस तरह से होता है कि आपका हर महीने बाद मॉड्यूल होता है और फिर आपके 2 मॉड्यूल होते हैं और उसके बाद 3rd मंथ पर आपका एक ब्लॉक एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो ये आप कि सीनियर्स आपको बेहतर गाइड करेंगे कि आपका किस तरह का सिस्टम होता है, बट जनरली ऐसा ही होता है हर मेडिकल कॉलेज में। अब आपने करना क्या है कि एक तो आपने माइंड बना लेना है कि मुझे हर टेस्ट पास करना है, ठीक है। एटलीस्ट पास ज़रूर करना है, बेशक अच्छे नंबरों से या मतलब गुजारे वाले नंबरों से, लेकिन पास ज़रूर करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो आपके टेस्ट होते हैं, मॉड्यूल होते हैं, ये आपकी इंटरनल असेसमेंट में काउंट होते हैं, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट क्या होती है कि जब आप का सेशन एंड होता है तो उसके बाद आपके जो वाइवास वगैरह होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वाइवा पे में एट द स्पॉट आंसर नहीं कर पाते हैं, तो फिर जो एग्ज़ामिनर होता है वो आपकी पूरे साल की रिपोर्ट देखता है कि आपने जो पूरे साल में टेस्ट हुए हैं या जो मॉड्यूल एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आपने कितने मार्क्स लिए हैं, आपके क्या परफॉर्मेंस रही है, ठीक है। क्या आपके सारे टेस्ट पास हैं, कितने नंबरों से पास हैं, अच्छे नंबरों से पास हैं या नहीं, और आपकी पूरे साल की अटेंडेंस कितनी रही है। तो अगर आप वाइवा के टाइम पर आंसर नहीं भी कर पाते अच्छे तरीके से, तब भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं आपकी अगर पिछले पूरे साल की परफॉर्मेंस अच्छी है तो। इवन बहुत सारे एग्जामिनर्स देखते ही सिर्फ पिछले साल की मतलब आपके पूरे साल की परफॉर्मेंस है, वो उस टाइम आपको जज कर ही नहीं रहे होते जिस टाइम आप आंसर कर रहे होते हैं। अगर आपकी पूरे साल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और आपने वाइवा में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो फिर तो आपको मतलब आपकी डिस्टिंक्शन पक्की है। लेकिन अगर आप वाइवा में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए प्रॉफ के वाइवा में, लेकिन आपकी पिछले पूरे साल की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो फिर आपको फिर भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इवन आपको डिस्टिंक्शन भी मिल सकती है अगर आपकी पूरे साल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप हर टेस्ट को पास करें, ठीक है। और बाकी ये है कि उन सीनियर्स का ऊपर आपने ध्यान नहीं देना जो कहते हैं कि अभी तो कोई टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है, बस जब प्रॉफ आए तो उससे 1 महीना पहले पढ़ लें। अब वो वाला मतलब दौर नहीं रहा जब एमबीबीएस के मार्क्स मैटर नहीं करते, एमबीबीएस के मार्क्स आगे जाकर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं। इसके अलावा ये है कि अगर खुदा न खास्ता किसी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं भी आते हैं तो उसके ऊपर परेशान होकर नहीं बैठ जाना है, अपनी गलतियों को देखना है, ठीक है। और जैसे आप एफएससी में करते थे, अगर आपके किसी टेस्ट में कम मार्क्स भी आ जाते थे तो आप उन गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करते थे, दोबारा उनको देखते थे, ठीक है। और प्लीज़ मेडिकल कॉलेज में आकर किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना है कि मेरे इससे ज़्यादा नंबर आएँ या इससे कम नंबर आएँ। आपने सिर्फ अपना एक टारगेट सेट करना है और उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करनी है।
इसके अलावा एक और पॉइंट ये है कि अगर साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो एंड पर जाकर परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये सोच कर जाएंगे कि बस एंड पर ही एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और इतनी अच्छी तैयारी भी नहीं हो पाती है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपका बहुत ज़्यादा पाइल अप ना हो जाए और आप आसानी से अपना एग्ज़ाम अच्छे से उसको कर लें। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेज में आकर समझ नहीं आता वो ये कि टाइम को मैनेज किस तरह से करें। आपने 8 बजे मेडिकल कॉलेज जाना है, अपनी क्लासेस अटेंड करनी है, उसके बाद आपने 2 बजे वापस आना है, उसके बाद आपने आकर रेस्ट भी करना है और फिर आपने उसमें से पढ़ाई का टाइम भी निकालना है, आपने उसमें से अपना फ्रेंड्स के साथ भी टाइम निकालना है। तो अपना टाइम जो है ना उसको मैनेज करना सीखें। आपनी क्लासेस अटेंड करनी है 8 से 2 तक, फिर वापस आकर आप अगर 1-2 घंटा रेस्ट भी कर लेते हैं तो इट्स ओके। आप 4-5 बजे उठें, ठीक है, और उसके बाद आप फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड करें। रात को जब आपको 8 से 10 बजे तक या जितने बजे भी आप पढ़ने बैठें तो एटलीस्ट 2 आवर्स आपने अपनी स्टडी के निकालने हैं अभी शुरू के दिनों में, ठीक है। फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आता जाए तो आप अपना थोड़ा सा जो फ्रेंड्स के साथ टाइम है या जो मतलब आप लोग अपना जो भी एंटरटेनमेंट के लिए आप टाइम निकाल रहे हैं उसको थोड़ा कम करते जाएँ और अपना जो स्टडी का टाइम है उसको बढ़ाते चले जाएँ। इस तरह आपने करना होता है। और इसके साथ साथ आपने अपनी नींद पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और आप जो अपने पढ़ाई है या डेली के काम हैं उनको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसके अलावा अपने जो फ्रेंड्स हैं वो इस तरह के बनाएं जो कि स्टडी को प्रायोरिटाइज़ करें, ठीक है, ना कि वो बहुत ज़्यादा आउटिंग्स और इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करें। आप आउटिंग ज़रूर करें वीकेंड्स पर, ठीक है, या फिर हफ्ते में 1 दिन जब भी आपका दिल करे, लेकिन ये देखें कि इससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपकी स्टडी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बिकॉज़ आपके पेरेंट्स अगर आपको मेडिकल कॉलेज में भेज रहे हैं तो वो आपसे कुछ उम्मीदें लगा कर भेज रहे हैं और वो यही चाहते हैं कि आपकी जो फ़र्स्ट प्रायोरिटी है वो आपकी स्टडीज़ होनी चाहिए। तो आप अपना जो भी टाइम टेबल बनाएं, वीकली टाइम टेबल बना रहे हैं, डेली टाइम टेबल बना रहे हैं, उसमें जो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपकी स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, साथ में आपने अपने लिए भी टाइम निकालना है, अपने फ्रेंड्स के लिए भी टाइम निकालना है, आउटिंग्स भी करें। बिकॉज़ अब वो उस तरह की पढ़ाई नहीं है जैसे एफएससी में पढ़ाई होती थी कि बिल्कुल स्ट्रेस लेकर पढ़ाई करनी है। आराम से पढ़ाई करनी है, लेकिन पढ़ाई करनी ज़रूर है, ठीक है। तो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करें। इवन टाइम मैनेजमेंट के लिए भी आप अपने सीनियर्स की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत सारे ऐसे सीनियर्स नज़र आएंगे जो फ़न भी कर रहे हैं, इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एकेडमिकली भी उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो उनसे जाके आप गाइडलाइंस लें कि आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं। ओके, तो फाइनल मैसेज मैं आपको यही देना चाहूँगी कि मेडिकल कॉलेज में आने के बाद आपने पेशेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है एंड बी काइंड टू योरसेल्फ, ठीक है। और ये बात याद रखें कि यहाँ पर आकर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको हर चीज़ अपनी मैनेज करनी है, ठीक है, और आपको हर चीज़ को डिसिप्लिन के साथ लेकर चलना है। इसके अलावा अपने ऊपर हद से ज़्यादा बर्डन मत डालें, ठीक है। आपसे जितनी पढ़ाई हो सकती है आप उतनी करें, ठीक है। ज़्यादा अपने आप को ओवर बर्डन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप एमडी कैट और एफएससी में इतना स्ट्रेसफुल माहौल से आए हैं। अभी आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, ठीक है। और दूसरा ये कि कोई भी आपका मसला हो जाए, आपके टेस्ट में कम मार्क्स आ गए हैं या आपने पढ़ाई की उसके बावजूद भी आपका कोई एग्ज़ाम पास नहीं हुआ, तो ये मेडिकल कॉलेज में एक बहुत आम सी बात होती है। शायद एफएससी में ऐसा होता होगा कि आपका एक एमसीक्यू गलत हो गया या एक शॉर्ट क्वेश्चन गलत हो गया तो आप बहुत परेशान हो जाते होंगे, लेकिन मेडिकल कॉलेज में ये सारी बातें बहुत आम होती हैं, ठीक है। इवन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ कर भी पास नहीं हो पाते, ठीक है। कभी कभी ऐसा पेपर आ जाता है जो मतलब नहीं कर हो पाता स्टूडेंट से, बहुत सारे आधी क्लास फ़ेल हो जाती है, 70% क्लास फ़ेल हो जाती है। तो फेलियर्स जो होते हैं वो आते रहते हैं मेडिकल कॉलेज में, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आपने उस चीज़ से परेशान होकर नहीं बैठ जाना। इवन सप्ली भी मेडिकल कॉलेज में कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स की भी सप्ली आ जाती है, कभी कभी कोई मिसहैप हो जाता है, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। अभी आपका नया नया एक एक्सपीरियंस है, अभी ये पहला पूरा साल आपको एडजस्ट होने में लगेगा। ख़ास तौर पर जो हॉस्टलाइट्स होंगे उनको तो पूरा साल लग जाएगा, क्योंकि मुझे खुद 6-7 महीने लग गए थे हॉस्टल में एडजस्ट होने में और ये समझने में कि पढ़ना किस तरह से है, टाइम किस तरह से मैनेज करना है। तो सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगी जब आप इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे। तो इन सब चीज़ों को आपने एंजॉय करके चलना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है और अच्छे सीनियर्स के साथ आप कंसल्ट करें, उनसे आप हर चीज़ के अंदर गाइडलाइंस लें। और अगर आपको फिर भी कोई परेशानी है, कोई मसला है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम टू, और आप यहाँ नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।